हेलो। हेलो। आवाज आ रही है क्लियर? कौतुक जी आवाज आ रही है? ओके। ओके, स्टार्ट किया जाए। धन्यवाद मनीष जी। स्टार्ट किया जाए कि और कुछ लोग आने हैं? कौस्तुभ जी स्टार्ट किया जाए। खुश रहिए, खुश रहिए। छत्रसाल जी, विजय जी, नाउ आई विल स्टार्ट इट। शुरू किया जाए। कृपया लिखें यस, राइट यस। गुड गुड गुड। ओके ओके। हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कैसे होता है। लेकिन अब ये है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती हैं जिसके आधार पर ही कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। हमने पहले पढ़ा था, एग्रीमेंट के बारे में पढ़ा था कि दो पार्टी जब एक प्रपोजल रखेगा, एक एग्रीमेंट रखेगा, उसके बाद एक एक्सेप्ट करेगा, उसके बाद उसमें प्रॉमिस होगा, तो वो क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा। देर आफ्टर अगर वो कंसिडरेशन मिल रहा है तो एग्रीमेंट के रूप में कन्वर्ट हो जाए। उसके बाद हमने पढ़ा था कैसे एक्सप्रेस होगा, इम्प्लाइड होगा। ये सारी चीज़ें पढ़ते हुए हम लोग इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे आते हैं कि सेक्शन 10 जो है क्या कहता है। सेक्शन 10 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेड कि क्या ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। इसका पहला स्टेटमेंट है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, एग्रीमेंट हैं। ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग ये ध्यान देते हैं कि एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज एन अग्रीमेंट, यानी प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट, यानी बिना एग्रीमेंट के कोई कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिना कॉन्ट्रैक्ट के कोई भी एग्रीमेंट नहीं हो सकता। यानी प्रत्येक कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्रीमेंट जरूरी है। एक चीज तो क्लियर होगा। लेकिन प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं, इसके लिए हमें सेक्शन 10 में इसेंशियल दिए गए हैं कि प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। अगर ये 5 चीजें क्वालिफाई करता है, 5 थिंग्स विच हैज बीन लेट डाउन इन द सेक्शन 10, अगर वो क्वालिफाई कर लेता है, देन आफ्टर दैट एग्रीमेंट विल बी अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित हो सकता है। लेकिन मोस्ट ऑफ द थिंग्स ये है कि कोई भी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। लेकिन अगर वो कॉन्ट्रैक्ट है तो उसके अंदर एग्रीमेंट अवश्य रहा होगा। पहला है कि इसमें जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ले लीजिएगा, अकॉर्डिंग टू बेयर एक्ट देख लीजिएगा, ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट, यानी प्रत्येक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है।
इफ दे आर रिक्वायर या क्वालिफाइड आर मेड, यानी यह किसके द्वारा बना हो, ध्यान दीजिएगा, पहला क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट, यानी दोनों पार्टी, यानी जो प्रपोजल वाला है और जो एक्सेप्टेंस, दोनों पार्टी जो है फ्री कंसेंट से, बिना किसी दबाव के, बिना किसी प्रेशर के सहमत होते हैं कि हम एक कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, उसके आधार पर वो फ्री कंसेंट के साथ सहमति देते हैं। उसके बाद क्या होना चाहिए, दूसरा आवश्यक रिक्वायरमेंट उसमें क्या है, किसी भी एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करने के लिए कॉम्पिटेंट ऑफ द पार्टीज मस्ट बी कॉम्पिटेंट, यानी प्रत्येक पार्टी, यानी जो प्रपोजर है और जो एक्सेप्टर है, दोनों जो है मेजर होना चाहिए। अब मेजर का शब्द कहां से लिया जाएगा, इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू मेजॉरिटी एक्ट, अकॉर्डिंग टू द इंडियन मेजॉरिटी एक्ट 1875 के क्लॉज सेक्शन 7 में डिफाइन किया गया है कि हु विल बी मेजर, कौन मेजर होगा, वयस्क कौन होगा, उसको 1875 के मेजॉरिटी एक्ट में डिफाइन किया गया है, वहां से इसको लिया जाएगा। यानी ये देखा जाएगा कि वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट है कि नहीं, सक्षम है कि नहीं, मेजर है कि नहीं। कॉम्पिटेंसी में 3 चीजों का ध्यान रखा जाएगा, केवल इंडियन मेजॉरिटी एक्ट ही नहीं होगा, इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के साथ वो साउंड माइंडेड होना चाहिए। साउंड माइंडेड का आगे आप लोग पढ़ेंगे, दैट पर्सन हु हैज द नेचर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस एग्रीमेंट, यानी वो इस एग्रीमेंट के नेचर को समझता है कि इस एग्रीमेंट के कॉन्सिक्वेंसेज क्या हो सकते हैं, परिणाम और दुष्परिणाम अगर दोनों को जानता है, उसके बाद अगर एग्रीमेंट करता है, दैट पर्सन विल बी अ साउंड माइंड। इफ एन अनसाउंड माइंड पर्सन इज ए कॉन्ट्रैक्टिंग टू अनदर पर्सन, ठीक है, अनदर साउंड पर्सन, दैट विल बी ए नॉट ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट दिस एग्रीमेंट विल बी वाइडेबल ऑन द ऑप्शन ऑफ दैट इनकॉम्पिटेंट पर्सन, ठीक है, कॉम्पिटेंसी होना चाहिए। और तीसरी चीज होनी चाहिए कि लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए। कंसिडरेशन कैसा होना चाहिए, ध्यान रखिएगा कि कंसिडरेशन कंप्लीटली लॉफुल होना चाहिए। एक चीज ध्यान रखिए, ऐसा नहीं है कि आधा हम लॉफुल कर दें और आधे में हम विसिएट करके अनलॉफुल एक्टिविटीज करने लगे, अनलॉफुल एक्टिविटी द्वारा उनको दे दें, ऐसा नहीं। टोटली कंसिडरेशन लॉफुल होना चाहिए। एनी पार्ट ऑफ द कंसिडरेशन if included or vitiated or forbidden by any law will be not considered in the contract, यानी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीजें एक्सेप्टेबल नहीं हैं, यानी कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल। उसके बाद क्या आता है, चौथा आता है लॉफुल ऑब्जेक्ट, यानी जो आप एग्रीमेंट करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है। अगर मान लीजिए हम एग्रीमेंट करते हैं, एक प्रपोजल रखते हैं, किसी के साथ भी रखते हैं, कौस्तुभ जी के साथ ही रखते हैं कि ऐसा है कि हमें जो है ये जो बैंक है वो लूटना है, आप हमारा सहयोग करिए और ये टर्म कंडीशन रहेगा, आप कारतूस लाइएगा, हम बंदूक की व्यवस्था करेंगे और 2-4 और लोगों को लेते आइएगा। तो क्या करते हैं, 2 लोग एक एग्रीमेंट बनाते हैं, किस लिए कि बैंक लूटना है। तो अब बैंक लूटना क्या है, लॉफुल पर्पज है क्या, लॉफुल ऑब्जेक्ट है, नहीं, अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है। यानी इट हैज बीन प्रोहिबिटेड बाय द इंडियन पेनल कोड बिकॉज इट इज कॉजिंग थेफ्ट। और इसके अंतर्गत अगर कोई हमारा उद्देश्य है, चोरी करने का उद्देश्य है, बैंक लूटने का उद्देश्य है, तो हम क्या करेंगे, उस कंडीशन में हमारा ऑब्जेक्ट अगर लॉफुल नहीं है, दैट कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट विल बी नॉट एनफोर्सिएबल। अगर मान लीजिए इन कंडीशन अगर हम एग्रीमेंट कर लेते हैं, कौस्तुभ जी टाइम से नहीं पहुंचे, हम पहुंच गए, बाद में पकड़े गए, पुलिस बहुत मारी भी, उसके बाद हम आके जैसे जेल से छूटे इनके पर केस ठोक दिए कि इन्होंने ऐसा ऐसा किया और हम पकड़े गए, इनको एग्रीमेंट हुआ था कि आना था, तो क्या हमारा एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि जो उस टर्म एंड कंडीशन में आता है, जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट में तभी परिवर्तित होगा जो एनफोर्सिएबल बाय लॉ होगा। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या करता है? एन एग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ, और यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट जो था वो अनलॉफुल था। दैट मीन्स इट हैज नॉट बी एनफोर्सिएबल बाय मी एट एनी कॉस्ट बिकॉज इट हैज बीन फॉरबिडेन एंड डिक्लेयर्ड बाई लॉ द्वारा इसको प्रतिबंधित किया गया है कि जो हमारा उद्देश्य है, इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट अगर हम करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित नहीं होगा और उसका एनफोर्समेंट नहीं किया जा सकता है। और एक चीज और कि नॉट हेयर बाई एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। अगर मान लीजिए कि कोई एग्रीमेंट करते हैं और वो शुरू से ही वाइड डिक्लेयर ना हो, जैसे मान लीजिए कि हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक 6 साल के बच्चे से एग्रीमेंट करते हैं, उसके मान लीजिए इस कोविड में अगर किसी का बच्चा मतलब माँ बाप एक्सपायर हो गए हैं, वो ऑर्फन हो गया, अनाथ हो गया है, इन दिस कंडीशन आई हैव मेक एन एग्रीमेंट बिटवीन देम। अगर उस बच्चे के साथ हम एक एग्रीमेंट करते हैं कि हम तुम्हारा देखभाल करेंगे या तुम्हारी गार्जियनशिप लेंगे, और उसके गार्जियनशिप लेके हम क्या करते हैं कि उसका मिसयूज करते हैं या उसको बेच देते हैं, उसको गुड फेथ में लेके, ठीक है। तो अगर हम उसको बेच देते हैं या उसका मिसयूज करते हैं, कहीं भी गलत तरीके से वो कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या है, किसी की ट्रैफिकिंग, यानी इट विल बी came under the Child Protection Act and Human Trafficking. It has been declared by law, it will be void. And जो भी एग्रीमेंट उस माइनर के साथ हुआ, यह माइनर का एग्रीमेंट क्या होता है? वाइड अब इनिशियो, यानी प्रारंभ से ही शून्य माना जाता है। तो अगर उस बच्चे के साथ हम एग्रीमेंट साइन करते हैं इन दिस कंडीशन, वो क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन विच हैज डेट आई हैव बीन प्रोसीड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ दैट एग्रीमेंट। यानी जिस दिन से हम उस एग्रीमेंट को एग्जीक्यूट करने के लिए वो करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तित करने के लिए, वो वाइड हो जाएगा फ्रॉम द डेट ऑफ इनिशिएशन से ही मान लिया जाएगा। इट मीन्स कि कोई भी ऐसा एक्ट, कोई भी ऐसा एग्रीमेंट जो लॉ द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो, तो लॉ द्वारा शून्य घोषित न किया गया हो, उस कंडीशन में हम अगर कोई भी उसके अलावा अगर एग्रीमेंट करते हैं इन 5 कंडीशनों को छोड़कर, तब जाके वो हमारा एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट के रूप में परिवर्तित हो जाता है और उसे हम एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। इसमें देखिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, एक प्रोवाइजो दिया हुआ है, इसकी कंडीशन दी हुई है कि एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी जो भी आप कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसके लिए क्या क्या रिक्वायर होना चाहिए, रिटेन होना चाहिए, टू बी मेड इन राइटिंग। एक चीज ध्यान लिख लीजिएगा, अगर आप लिखे हो तो कोई भी एग्रीमेंट हो किस में होना चाहिए? इन राइटिंग होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज, इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस, क्या होना चाहिए? विटनेस भी प्रेजेंट होना चाहिए, या रिटेन होना चाहिए, या और दिया हुआ है कि या तो रिटेन होना चाहिए या विटनेस के प्रेजेंस में होना चाहिए कि ये गवाह हैं और इनके उपस्थिति में एग्रीमेंट हुआ है, या एनी लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन, या उसका कोई रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर किसी लॉ के अंतर्गत आता है तो उसका हम रजिस्ट्रेशन करा दें। जैसे मान लीजिए इस समय जो है हमारे यहाँ इसकी तो रजिस्ट्रेशन की जो माना जाता है कि अगर 100 रुपए, यानी 1800 जब ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में एनफोर्स हुआ था, उस समय 100 रुपीज से ऊपर के जितने भी एग्रीमेंट होते थे वो क्या होते थे? रजिस्टर्ड मांगे जाते थे, रजिस्टर हो सकते थे, लेकिन लेस देन 100 जो है उसका रजिस्ट्रेशन प्रॉपर्टी एक्ट में जब आप टीपीएम पढ़ेंगे तो उसको नहीं माना गया कि 100 रुपए से नीचे के वैल्यू को रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंतर्गत ये कह रहा है कि कोई भी लॉ एनफोर्सिएबल हो तो उसके अंतर्गत उसका रजिस्ट्रेशन आवश्यक है, रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इस समय क्या है वर्तमान में परिस्थिति, अगर मान लीजिए कोई भी एक्ट है
अगर हम मान लीजिए कि कोई भी एग्रीमेंट कर रहे हैं तो प्रेजेंट टाइम में जो हमारे यहाँ लॉ चल रहा है कि विदाउट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट, बिना रजिस्टर्ड एग्रीमेंट के किसी भी उस पर किसी भी उसमें मान्य नहीं माना जाता है। यानी कोई भी, अगर मान लीजिए हमें जमीन खरीदनी है तो रत्नेश मिश्रा से हम क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और एग्रीमेंट करते हैं कि ऐसा है कि अपना हमें जमीन दे दो, ठीक है। तो जमीन के लिए हमारा इनका एग्रीमेंट होता है, हम कहते हैं कि इनको 5 लाख में हम जमीन खरीदने का करार करते हैं, ठीक है। उस करार के बाद रिटर्न भी है, एक चीज ध्यान रखिएगा, रिटर्न भी है लेकिन रजिस्टर्ड नहीं है, 10 रुपए के स्टाम्प पे है, तो उसकी इन द प्रेजेंट लॉ वैल्यू क्या है, हमारे यहाँ लॉ में एट प्रेजेंट टाइम उसकी कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी, क्योंकि एक तो उसके वैल्यू के हिसाब से नहीं है, दूसरी चीज वो रजिस्टर्ड नहीं है। तो इस तरह के जो भी चीजें हैं वो क्या होंगी कि एनफोर्सिएबल नहीं हो पाएंगी। इसलिए रजिस्ट्रेशन, इस समय प्रेजेंट लॉ में रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता है। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा। ये ऊपर के मतलब कोई भी एग्रीमेंट तभी एनफोर्सिएबल होगा कि जब वो फ्री कंसेंट से हो, पार्टी मस्ट बी कॉम्पिटेंट होनी चाहिए, और दूसरा लॉफुल कंसिडरेशन हो, लॉफुल ऑब्जेक्ट हो, और नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड वाइड, यानी कोई भी किसी भी प्रकार के लॉ द्वारा वो वाइड डिक्लेयर्ड न किया गया हो। दूसरी चीज उसमें जो प्रोविजन आता है कि ये किस तरह का होना चाहिए, ये रिटेन होना चाहिए, कोई भी एग्रीमेंट होगा वो रिटेन ही होगा। रिटेन के अलावा अगर नहीं रिटेन है तो इन प्रेजेंस ऑफ विटनेस कम से कम 2 व्यक्ति 3 व्यक्ति जितना हो साक्षी के रूप में होने चाहिए, विटनेस के रूप में होने चाहिए, उनके सामने अगर एग्रीमेंट हुआ हो, या लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन हो, यानी कोई भी लॉ एनफोर्स हो जिसके अंतर्गत आप रजिस्ट्रेशन कराए हो, उस तरह के एग्रीमेंट को, रजिस्टर्ड हो, उस तरह के एग्रीमेंट को एनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत माना जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन कौन व्यक्ति जो है कॉम्पिटेंट हो सकते हैं, कौन कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट होता है, हु इज कॉम्पिटेंट। पहला क्वेश्चन आता है कि किसी भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए कॉम्पिटेंसी देखी जाती है कि कौन व्यक्ति, हु इज कॉम्पिटेंसी, इसका निस्तारण कौन करेगा, इसको कौन डिसाइड करेगा कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है, कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट नहीं है। तो एक जगह लिख लीजिएगा, सब ज्यूरिस है। ये क्या है, सब ज्यूरिस, यानी ये विचाराधीन है, ये न्याय के विचार के अंतर्गत आता है, और इसका जुडिशिएशन होता है, जस्टिफिएबल है, यानी ये लॉ के द्वारा निर्धारित होगा कि कौन व्यक्ति कॉम्पिटेंट है और कौन व्यक्ति इनकॉम्पिटेंट है। इट मीन्स कि लीगली कॉम्पिटेंट देखा जाएगा, मेडिकली नहीं। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये एग्रीमेंट के लिए सब ज्यूरिस होना जरूरी है, यानी लीगली कॉम्पिटेंट होना चाहिए और मेडिकली कॉम्पिटेंस की आवश्यकता नहीं है। अगर लीगली कॉम्पिटेंट है तो उसको माना जाएगा कि दैट पर्सन हैज इज ए कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ दैट, ठीक है। अब लीगली सब ज्यूरिस के अंतर्गत क्या क्या देखी जाती है, ध्यान दीजिएगा कि किसी भी व्यक्ति का पहला क्वेश्चन है हु इज कॉम्पिटेंट, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सब ज्यूरिस। सब ज्यूरिस शब्द लिख लीजिएगा, इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द सब ज्यूरिस। और सब ज्यूरिस में क्या क्या चीजें आती हैं, साउंड माइंड पहला चीज सब ज्यूरिस में, यानी लीगली जो डिसाइड किया जाएगा किसी व्यक्ति की कॉम्पिटेंसी का, वो क्या होगा कि साउंड माइंड होना चाहिए। दूसरा नॉट माइनर, यानी वो व्यक्ति माइनर नहीं होना चाहिए। और तीसरा है डिसक्वालिफाइड बाई लॉ नहीं होना चाहिए। यानी 3 व्यक्ति सब ज्यूरिस के अंतर्गत 3 आधार पर कैलकुलेशन किया जाता है। पहला है कि वो साउंड माइंड होना चाहिए, दूसरा है कि नॉट माइनर होना चाहिए, यानी माइनर नहीं होना चाहिए, और तीसरा है कि डिसक्वालिफाइड बाई लॉ होना चाहिए। यानी ये तीनों चीजें अगर हैं तभी वो व्यक्ति कॉम्पिटेंट माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। अगर इसके अंतर्गत आता है तो वो कॉम्पिटेंट नहीं माना जाएगा। इट मस्ट बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। आगे हम आते हैं, इसमें देखते हैं कि कॉम्पिटेंसी के लिए सेक्शन 11 देख लीजिए। सेक्शन 11 को आप खोल लीजिए अपने बेयर एक्ट में। उसके अनुसार है कि कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट,
कैपेसिटी क्या होनी चाहिए किसी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, कौन कॉम्पिटेंट होगा, किसकी क्या कैपेसिटी होगी, उसके अंतर्गत क्या होगा, हु इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इसमें कहता है कि एवरी पर्सन यानी कोई भी व्यक्ति क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट माना जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति कॉम्पिटेंट करने के लिए, कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कॉम्पिटेंट माना जाएगा। कब? हु हैज अटेन द मेजॉरिटी, यानी जो व्यक्ति वयस्क क्या कर लेता है, वयस्क अवस्था प्राप्त कर लेता है, वो मेजर माना जाएगा। यानी पहला कंडीशन है कि वो व्यक्ति मेजॉरिटी एक्ट के अंतर्गत मेजर होना चाहिए। अब मेजॉरिटी एक्ट देख लीजिए, इसमें दिया गया है कि 1875 के अंतर्गत सेक्शन 3 के अंतर्गत मेजॉरिटी एक्ट को डिफाइन किया गया है और उसमें कहा गया है कि हु हैज अटेन द 18 ईयर्स ऑफ द एज, यानी जो व्यक्ति 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लेता है उसको मेजर माना जाता है। यानी वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की अवस्था प्राप्त कर लिया है वो मेजर माना जाएगा। लेकिन विच इज सब्जेक्ट टू, एक चीज ध्यान दीजिएगा, उसमें आगे लिखा है विच इज सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मतलब क्या है कि यानी कहीं मेजॉरिटी एक्ट, हमारा जो देश है विभिन्न धर्मों से धर्मों के लोग रहते हैं, तो इसका मतलब ये है जो जिस धर्म में मेजॉरिटी अटेंड करता है, यानी हिंदू हैं तो हिंदू के लिए 18 वर्ष की निर्धारित की गई है, अगर मुस्लिम है तो मुस्लिम के लिए 16 वर्ष की निर्धारित की गई है, 15 वर्ष की निर्धारित की गई है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ विच हैज बीन अप्लाइड ऑन दैट पर्सन, यानी मेजॉरिटी की जो लॉ है उस व्यक्ति के अनुसार, यानी जिस व्यक्ति के अनुसार उस पर अप्लाई होता है, यानी जिस भी वो कास्ट की जो भी लॉ उसके ऊपर अप्लाई होता है मेजॉरिटी का, उसके अंतर्गत अगर वो कॉम्पिटेंट है तब जाके वो माना जाएगा कि ही हैज अटेन्ड द मेजॉरिटी एंड इज कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट। इस कंडीशन में वो कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा। दूसरा है कि साउंड माइंड होना चाहिए। ऑल एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, यस इफ ही हैज नॉट क्वालिफाइड 5 क्वालिफिकेशन विच हैज बीन गिवन इन सेक्शन 10। हर्षित द्विवेदी जी लिखे हैं कि ऑल एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट। इट हैज बीन आल्सो डिस्कस्ड फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास that 5 condition, every agreement must qualify 5 condition. If has any qualification has not been qualified by the agreement, it will be not a contract. अगर कोई भी कंडीशन इन पांचों में उस एग्रीमेंट के अंतर्गत आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इसलिए ये पांचों कंडीशन को फुलफिल करना उस एग्रीमेंट के लिए आवश्यक है। अगर ये पांचों कंडीशन वो फुलफिल करते हैं तभी वो कॉन्ट्रैक्ट की परिधि में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है, नाउ आई विल स्टार्ट। पहला है कि एज ऑफ मेजॉरिटी, यानी कोई भी व्यक्ति विच हैज इज रिलेटेड, यानी जिस भी लॉ से गवर्न होता है उसके अंतर्गत वो अपनी मेजॉरिटी एक्ट प्राप्त कर लेता है। और जनरल मेजॉरिटी एक्ट 18 वर्ष है। एक चीज ध्यान रखिएगा, किसी भी व्यक्ति को एग्रीमेंट करने के लिए 18 वर्ष होना चाहिए। लेकिन अगर किसी माइनर का, अगर हम गार्जियन अपॉइंट होते हैं तो उसके लिए मेजॉरिटी एक्ट में 21 ईयर होना चाहिए। यानी अगर कोर्ट अपॉइंट करती है गार्जियन किसी माइनर का, उसके लिए उस व्यक्ति को 21 ईयर का होना चाहिए। अगर वो 18 का है तो वो गार्जियन अपॉइंट नहीं हो सकता। इनमें डिफरेंस समझिएगा, यानी कोई भी व्यक्ति अगर 18 वर्ष का है तो एग्रीमेंट के लिए जरूर वो वैलिड है, कॉम्पिटेंट है, लेकिन गार्जियन के लिए नहीं है। गार्जियन के लिए उसे 21 ईयर का होना आवश्यक है। इसी के अंतर्गत आता है हु इज ऑफ साउंड माइंड, यानी जो भी व्यक्ति क्या हो, साउंड माइंड हो, मेजर हो, साउंड माइंड हो और नॉट डिस्क्वालीफाई, यानी वो व्यक्ति किसी लॉ द्वारा या किसी एग्रीमेंट द्वारा डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर न किया गया हो। ये ध्यान रखने की चीज है कि वो व्यक्ति किसी लॉ द्वारा, एग्रीमेंट द्वारा डिस्क्वालीफाई डिक्लेयर न किया गया हो। इस तरह के अगर
एग्रीमेंट है, इस तरह के व्यक्ति अगर एग्रीमेंट करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, वो कॉम्पिटेंसी के अंतर्गत आएगा और इस तरह के व्यक्ति जो है कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम माने गए हैं लीगली रूप से सब ज्यूरिस के अंतर्गत। अब इसमें देख लीजिए कि हु इज कॉम्पिटेंट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी 3 व्यक्तियों को मना किया गया है। पहला कौन है, माइनर। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 3 व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट के लिए सक्षम नहीं माने गए हैं। पहला कौन है, माइनर है। दूसरा अनसाउंड माइंड, और तीसरा डिसक्वालिफाइड बाय लॉ, यानी डिसक्वालिफाइड बाय लॉ हो, उस व्यक्ति को हम नहीं मानेंगे कि वो कॉम्पिटेंट है। अब ये एक चीज बताइए कि आप लोग एक पढ़े होंगे मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष का केस पढ़े होंगे, पढ़े हैं। उसमें पहला इसमें 3 कंडीशन, 3 लोगों को मना किया गया है, ध्यान रखिएगा। 3 लोगों को अक्षम डिक्लेयर किया गया है। पहला माइनर, दूसरा क्या है, अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, या तीसरा एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड बाई लॉ द्वारा उसको वाइड न किया गया हो, या उसको किसी भी कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए मना न किया गया हो। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, माइनर पे आते हैं। माइनर से कब हम एग्रीमेंट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, क्या माइनर से एग्रीमेंट वाइड अब इनिशियो वाइड होगा या बाद में वाइड होगा, किस कंडीशन में होगा, क्या वो रेस्टोरेबल है कि नहीं है, उस पर स्टॉपेल का नियम लगेगा कि नहीं लगेगा, इन सब कंडीशन के लिए हम आगे देखते हैं कि अगर किसी व्यक्ति से पहले जो लॉ था, एक चीज ध्यान रखिएगा, मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के पहले जो लॉ था, ध्यान रखिएगा क्या था कि इफ ए माइनर एंटर इनटू एग्रीमेंट इट वुड बी वाइडेबल एट ऑप्शन। पहले जो लॉ था मोहरी बीबी वर्सेस धर्मोदास घोष के पहले वाइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ माइनर था, ध्यान रखिएगा, वाइडेबल था, और एट द ऑप्शन ऑफ माइनर, यानी अगर वो मेजॉरिटी प्राप्त कर लेता है तो उसको क्या कर सकता है, एनफोर्स करा सकता है। ठीक है, हम मान लेते हैं जो हमने बचपन में किया था उसको हम एकदम से स्वीकार कर लेते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेजर होने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है, इट मीन्स वो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ अटेनिंग द एज ऑफ मेजॉरिटी। ये मैं बात प्री धर्मोदास घोष केस कह रहा हूं, एक चीज ध्यान रखिएगा। उसके बाद दूसरा था ऑल टुगेदर वाइड, या उन दोनों को क्या कर दिया जाएगा, वाइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा, सभी को वाइड घोषित कर दिया, यानी पहला वाइडेबल था एट द ऑप्शन ऑफ द माइनर, या ऑल टुगेदर सभी को वाइड घोषित कर दिया जाए। ये 2 ऑप्शन थे प्री धर्मोदास घोष, धर्मोदास वर्सेस मोहरी बीबी केस के पहले, यानी 1903 के केस के पहले ये था। उसके बाद लॉ चेंज हुआ फॉर द बेनिफिट ऑफ माइनर्स, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर, यानी बच्चों के लिए प्रोटेक्शन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए, उनके प्रताड़ना न हो सके, इसलिए लॉ चेंज हुआ और प्रिवी काउंसिल ने धर्मोदास घोष में इसको चेंज कर दिया और कहा नहीं, कोई भी एग्रीमेंट होगा वो प्रारंभ, अगर माइनर से एग्रीमेंट होता है तो वाइड अब इनिशियो माना जाएगा, यानी प्रारंभ से ही वह शून्य हो जाएगा और उसका कोई एनफोर्समेंट नहीं करा सकता। जब वैलिड एग्रीमेंट ही नहीं है तो उसका एनफोर्समेंट की कोई बात ही नहीं हो सकती। इसमें देखिए, इसमें कहा गया है कि धर्मोदास क्या थे, एक माइनर थे, एक बच्चा था जिसकी उम्र मतलब 18 साल से कम थी। वो 20,000 रुपए एक महाजन से लेता है। महाजन यानी किससे लेता है, महाजन के उससे, केदारनाथ से। महाजन कौन थे, धर्मोदत्त थे, ठीक है। महाजन जो थे वो ब्रह्मदत्त थे, उनकी बीडो मोहरी बीबी थी। एक चीज ध्यान रखिएगा, धर्मोदास माइनर था, बच्चा था जिसने 20,000 रुपया लिया था अपने खेत को मॉर्गेज करने के लिए, बंधक बनाने के लिए 20,000 रुपया लिया था कि 20,000 दे दीजिए और हमारे खेत को बंधक कर दीजिए।
तो बंधक के अंतर्गत के लिए उसने एक महाजन यानी ब्रह्मदत्त जो थे वो महाजन थे, वो उस समय जिंदा थे, उनके जो अटॉर्नी थे यानी जो उनके रक्षक थे वो केदारनाथ थे, केदारनाथ से इनका एग्रीमेंट हुआ था, धर्मोदास और केदारनाथ का। उसके बाद में ब्रह्मदत्त एक्सपायर कर गए, मर गए। उसके बाद जब उनकी बीवी विडो मोहरी बीवी आई तो उन्होंने कहा कि जो हमारा 20,000 रुपया लिए थे अब वो वापस कर दो और तुम अपना खेत ले लो, तुम वाइट मतलब तुम अब मेजर हो गए हो। यही पूरा डिस्प्यूट था। उसके बाद धर्मोदास ने कहा कि मैं अब पैसा वापस नहीं करूंगा, मेरे साथ कोई एग्रीमेंट ही नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा उस समय एज ही नहीं था जिससे कि मैं कोई एग्रीमेंट कर सकूं। उसीलिए उन्होंने फिर एनफोर्समेंट के लिए वो डिनाई कर गया कि हम कोई पैसा नहीं लिए हैं, कुछ नहीं लिए हैं, इसलिए हम उसका एग्रीमेंट आप एनफोर्सेबल नहीं करा सकती। तो मोहरी बीवी ने इनके खिलाफ, किसके खिलाफ, धर्मोदास के खिलाफ केस किया कि हमने 20,000 रुपए में बंधक रखा था और ये पैसा वापस नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए कोर्ट हमें पैसा दिलाए। इस कंडीशन में, इसी केस में कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने 1903 में लॉ लेट डाउन किया कि अगर कोई भी एग्रीमेंट किसी माइनर से होता है तो यानी जिस दिन वो एग्रीमेंट होता है फ्रॉम द डेट, उसी दिन से इनिशियो अब इनिशियो मान लिया जाए, प्रारंभ से ही उसको शून्य मान लिया जाएगा, उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता है। यानी किसी भी केस में अगर किसी माइनर से अगर एग्रीमेंट कर लिया जाता है तो उसको एनफोर्स नहीं कराया जाता। इन केस मान लीजिए कि अगर कोई बच्चा अगर आपसे झूठ बोल रहा है कि मैं 18 वर्ष का हो गया हूं, मैं 21 वर्ष का हो गया हूं, उसके बाद अगर वो कोई एग्रीमेंट कर लेता है मिस रिप्रेजेंटेशन द्वारा, अपने एज को मिस रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है कि मैं 20 साल का हो गया, 21 साल का हो गया हूं, मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, मैं जो भी होगा परिणाम उसके करने के लिए तैयार हूं, सक्षम हूं, आई एम कॉम्पिटेंट। लेकिन क्या हुआ कि मिस रिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, इस मोहरी बीवी से धर्मोदास घोष के केस में ये भी कहा गया कि अगर वो बच्चा, अगर वो बालक अगर माइनर है और मिस रिप्रेजेंट के द्वारा, अगर फ्रॉड के द्वारा भी अगर वो करता है, तब भी उसके द्वारा किया गया कोई भी एग्रीमेंट जो है, कोई भी एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं हो सकता और वो शून्य होगा, वाइड अब इनिशियो होगा। बट आफ्टर द पोस्ट मोहरी बीवी, प्री वाला कंडीशन देखे कि 2 कंडीशन होना चाहिए था, वाइडेबल होना चाहिए था, प्री मोहरी बीवी केस वाइडेबल, और दूसरा ऑल टुगेदर वाइड। पहला 2 कंडीशन था प्री मोहरी बीवी, मोहरी बीवी में कहा गया नहीं, वाइड अब इनिशियो, कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो शुरू से ही शून्य माना जाएगा। लेकिन पोस्ट अब इनिशियो में इसका अपडेट हुआ और इसके अपडेशन में बहुत सारी चीजें आई कि क्या स्टॉपेल का नियम माइनर पे लागू होगा या रेस्टोरेशन का जो डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन है वो लागू होगा कि नहीं होगा। इफ एग्रीमेंट इन द बेनिफिट ऑफ माइनर है, अगर माइनर के बेनिफिट के लिए अगर एग्रीमेंट होता है तो क्या वो एनफोर्सेबल होगा कि नहीं होगा। तो इन सारी केसेस में पोस्ट मोहरी केसेस में और अपडेट किया गया। तो यही केस था कि उन्होंने बीवी ने केस किया कि हमारा अपना केस ले लिया है मेजर होने के बाद और कैसे होना है, मतलब जब हम पैसा वापस करेंगे तो हमारा मोर्गेज छूटेगा। लेकिन आफ्टर अटेंडिंग द मेजॉरिटी जो है वो अपना खेत वापस ले लिया, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं। तो इसीलिए मोहरी बीवी ने केस किया था। उसके बाद कोर्ट ने, प्रिवी काउंसिल ने 1903 में इसको डिसाइड किया। देयर आफ्टर अब ये देखेंगे कि अगर हम किसी माइनर से, ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी माइनर से एग्रीमेंट करते हैं तो उसके क्या क्या परिणाम होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेज क्या क्या होंगे। इसके लिए हम देखते हैं कि पहले जो कॉन्सिक्वेंसेज है कि किसी भी माइनर से अगर एग्रीमेंट करते हैं तो जो उसका पहला परिणाम होगा वो शून्य होगा। यानी कोई भी एग्रीमेंट करते हैं वो शून्य माना जाएगा, कोई भी एग्रीमेंट अगर होगा तो वो इनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। दूसरा चीज आता है कि क्या स्टॉपेल का नियम यानी सेक्शन 115 एंड सेक्शन 116 ऑफ द एविडेंस एक्ट इस पर लागू होगा कि नहीं होगा।
इस पर क्वेश्चन आया तो इस पर भी कोर्ट ने डिनाई कर दिया कि नहीं, एस्टॉपेल का नियम इस पे अप्लाई नहीं करेगा। इसलिए किसी भी माइनर को कंपेल नहीं किया जा सकता कि उसने ये एग्रीमेंट में कहा था। अगर जैसे मान लीजिए मैंने किसी से एग्रीमेंट किया, एक माइनर से एग्रीमेंट किया कि ऐसा है कि तुम जो है अपना ये लैंड या मकान हमको दे दो, बेच दो, उस एवज में मैं तुम्हें अभी 50,000 रुपया दे रहा हूं, और जब तुम मेजर होना या जब भी तुम्हें इच्छा करेगा हमें बेच देना, हम तुम्हें रेस्ट ऑफ अमाउंट दे देंगे। उसने एग्रीमेंट कर लिया, सिग्नेचर कर लिया, लेकिन इन बिटवीन अगर वो डिनाई भी कर जाता है तो हम ये क्लेम नहीं कर सकते कि ये एस्टॉपेल के अंतर्गत आया है और इसको ये अधिकार नहीं है, ये नहीं कर सकता कि नहीं हम जो है एग्रीमेंट के लिए बाध्य नहीं है। वो ये डिफेंस लेने का हकदार है, उसको रोका नहीं जा सकता। एस्टॉपेल के नियम में यही कहा गया है ना कि किसी व्यक्ति को अगर एक बार स्टेटमेंट दे देता है तो वो पुनः उसी कार्य को डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन माइनर के केस में ठीक उल्टा है, वो अपना डिफेंस ले सकता है और कह सकता है कि जब भी एग्रीमेंट हुआ उस समय में माइनर था, एज ए डिफेंस वो एस्टॉपेल के नियम को डिनाई करते हुए और कह सकता है कि मैं माइनर था, मुझसे एग्रीमेंट हुआ था, इसलिए वाइड अब इनिशियो प्रारंभ से ही एग्रीमेंट शून्य माना जाएगा, इसलिए एस्टॉपेल का नियम भी उस पर नहीं लागू होगा। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर वो मिसरिप्रेजेंटेशन द्वारा भी, यानी अपनी आय झूठी बताकर, यानी वो कहता है मैं 24 साल का हो गया हूं बशर्ते वो है 16 साल का, अगर वो झूठी बताकर भी, मिसरिप्रेजेंट कर भी अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करता है तो भी वो नहीं माना जाएगा कि उसके के द्वारा कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, तो वो वैलिड होगा, उसका एनफोर्समेंट होगा। उसका एनफोर्समेंट नहीं हो सकता, वो वाइड होगा। या वो उसने किसी फ्रॉड के द्वारा अगर कोई काम किया हो तब भी उसको मतलब छूट दे दी जाएगी। फॉर द बेनिफिट एंड प्रोटेक्शन ऑफ द माइनर ये छूट दे दी गई है कि अगर वो फ्रॉड के द्वारा, मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा भी अगर कोई एग्रीमेंट कर लिया है अपने बचपना में तो उसको एनफोर्स कोई भी व्यक्ति नहीं करा सकता। और हाँ, उसको एक अधिकार रहेगा, उस पर कोई एस्टॉपेल लागू नहीं होगा कि उसको एविडेंस रखने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसने माइनर में किया है। उसको ये अधिकार हमेशा मौजूद रहेगा कि वो अपना डिफेंस ले सकता है कि मैं उस समय एट द टाइम ऑफ एग्रीमेंट आई वाज ए माइनर एंड नो क्लेम मेड अगेंस्ट मी, यानी मेरे खिलाफ कोई भी क्लेम नहीं बनता है क्योंकि एग्रीमेंट के समय हम माइनर थे। दूसरा इफेक्ट क्या करता है कि नो लायबिलिटी, पहला क्या है, एस्टॉपेल लागू नहीं होगा। माइनर एग्रीमेंट पहला इफेक्ट है, माइनर एग्रीमेंट में कोई एस्टॉपेल लागू नहीं होगा। दूसरा होगा कि नो लायबिलिटी इन द कॉन्ट्रैक्ट आर इन टार्ट, अगर कोई भी लायबिलिटी अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट से अराइज होता है, टॉर्ट से अराइज होता है, तो कोई लायबिलिटी बच्चों के खिलाफ नहीं हो सकता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का हम उसका इलाज नहीं कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ये कहा गया, इसमें 2 केस है, लिख लीजिएगा, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम पूछ ली है, दैट आफ्टर कंप्लीटिंग ऑफ क्लास बिकॉज शॉर्ट ऑफ टाइम आई हैव नो टू रिप्लाई एवरीवन, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास यू मे कॉन्टैक्ट टू मी एंड योर एवरी डाउट विल बी क्लियर, ठीक है। ओके, नाउ अगर नो लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट, कोई भी लायबिलिटी टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बनती है, इस पर 2 केस है, जॉनसन वर्सेस पाई 1665, ये लिख लीजिएगा, जॉनसन वर्सेस पाई, PYE पाई 1665। दूसरा है बर्नार्ड वर्सेस हैगिस, BURNARD, बर्नार्ड वर्सेस हैगिस 1863, ठीक है। इसमें यह भी कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्रीमेंट करता है तो ऐसा नहीं कि अगर कान इस तरह से न पकड़ना हो तो हम घुमा के, पर इनडायरेक्ट भी कोई भी एग्रीमेंट एप्लीकेबल माइनर पर नहीं होगा। एक कहा कि कोई लायबिलिटी नहीं है, चाहे टार्ट हो चाहे कॉन्ट्रैक्ट हो, कोई भी लायबिलिटी माइनर पर अलाउ नहीं होती है, माइनर पर लागू नहीं होगी। दूसरा कहता है कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कोई भी अगर
एग्रीमेंट है उसके माइनर के समय, तो वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, ये दोनों केसों में इसको एक्सप्लेन किया गया है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अगर कभी भी इस तरह का आता है क्वेश्चन तो उसको उसमें जरूर मेंशन कर दिया गया। आगे है डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन। डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या है, यानी इसका हिंदी देख लीजिएगा क्या दिया गया है। रेस्टिट्यूशन का उसमें दिया गया होगा बेयर एक्ट में। ठीक है, रेस्टिट्यूशन का मतलब होगा अगर कोई व्यक्ति गलती से या मिसरिप्रेजेंटेशन से कोई बालक अगर कहता है कि मैं 20 साल का हो गया हूं, मुझसे एग्रीमेंट कर लीजिए, और आप जो है जैसे मान लीजिए कि मैं कौस्तुभ जी से एग्रीमेंट किया कि ऐसा है कि आप जो है वहां से हमको एक बंडल कॉपी ला के दे देंगे तो मैं आपको 20 टॉफी दूंगा। ठीक है, तो वो कहते हैं कि नहीं पहले टॉफी दे दीजिए तो मैं लेके आऊंगा। हम क्या करते हैं कि 20 टॉफी दे देते हैं इनको, 20 टॉफी दे देते हैं, बंडल नहीं लेके आते हैं, और हम पूछते हैं कि क्या हुआ, वो पेपर का बंडल आया नहीं, तो ये कहें कि पता नहीं क्या हुआ, नहीं आया, हम नहीं ला सकते। तो हम कहे तब क्या होगा, हमारा टॉफी भी खा गए और बंडल, पेपर का बंडल भी नहीं आया। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में ये देखा जाएगा कि क्या है भाई, खाने पीने वाली चीज है, अगर किसी माइनर के हाथ में रहेगी तो खाए पिएगा, खा गए, उसमें से 5 टॉफी बची हुई थी, तो कोर्ट ने कहा ऐसा है कि इन्होंने बंडल नहीं लाया है, लेकिन इनको कंपेल नहीं किया जा सकता कि ये आपको 20 टॉफी वापस करें। इनके पास एट प्रेजेंट अगर 5 टॉफी है तो 5 को रेस्टिट्यूट किया जा सकता है, वापस किया जा सकता है, रेस्टोर किया जाता है, आपको दिया जा सकता है। जो प्रेजेंट है वही, जो खा गए उसका कोई मायने नहीं रखेगा। यानी बाद में पोस्ट मोहरी बीबी केस में ध्यान रखा गया कि कोई अनवांटेड बेनिफिट, माइनर के नाम पर अनवांटेड बेनिफिट न ले, इसलिए ये रेस्टिट्यूशन का डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्टिट्यूशन को अप्लाई किया गया। और इसमें देखा गया कि एट प्रेजेंट अगर कोई भी एग्रीमेंट है तो एट प्रेजेंट अगर उस माइनर के पास है तभी वो रेस्टरेबल है, अगर नहीं है तो उसको कंपेल नहीं किया जा सकता कि नहीं आप कहीं से न कहीं से इंतजाम करके हमको 20 टॉफी दीजिए, उसको कंपेल नहीं किया जा सकता है। इसलिए एट प्रेजेंट जो उसके हैंड में है उसी को दिया जा सकता है। इसमें लिख लीजिएगा लिस्ले वर्सेस सेल का केस है, LESLIE ब्रैकेट में R लिमिटेड वर्सेस SHEILL 1914 किंग बेंच का केस है, लिख लीजिएगा। और दूसरा इंडिया में है खानगुल का केस है, खानगुल वर्सेस लाखा सिंह 1928 का केस है। उसके बाद अयोध्या प्रसाद वर्सेस चंदन लाल AIR 1937 का केस है, जिसमें कहा गया कि नहीं रेस्टिट्यूशन का अप्लीकेबिलिटी उतना नहीं है जितना होना चाहिए, इसलिए रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं करेगा। सब केसों में रेस्टिट्यूशन अप्लाई नहीं किया करेगा, इसको अयोध्या प्रसाद वाले केस में कहा गया। अब अगला इफेक्ट क्या होगा, बेनिफिशियल यानी इफेक्ट ऑफ द माइनर एग्रीमेंट क्या होगा, बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट इन फेवर ऑफ माइनर। अगर कोई भी बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है, अगर वो माइनर के फेवर में है तो वो क्या होगा, अप्लाई होगा। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति, एक चीज मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति अगर कहता है कि नहीं मैं 21 साल का हो गया हूं, ठीक है, अगर वो 18 साल का है, अगर वो एग्रीमेंट कर लेता है किस चीज की, शादी करने के लिए एग्रीमेंट कर लेता है कि नहीं मैं कॉम्पिटेंट हूं, मैं मेजर हूं, मैं शादी कर लूंगा। उसके बाद में पता चलता है कि ये तो माइनर है, और इन बिटवीन 18 के बाद उसकी नौकरी लग जाती है, 21 के बाद नौकरी लग जाती है, तो कहता है नहीं मैं माइनर में एग्रीमेंट किया था, मैं बाध्य नहीं हूं, अब मैं तो DM हो गया हूं, अब शादी तुमसे कहाँ करूंगा, मैं दूसरे जगह करूंगा। तो क्या इस केस में उस एग्रीमेंट पर कंपेल किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता, क्योंकि बेनिफिशियल देखा जाएगा कि ये चीजें बेनिफिशियल है कि नहीं, लेकिन ये एक तरह से क्राइम हो जाएगा, क्राइम के अंतर्गत भला ही डील हो जाएगा, लेकिन उस एग्रीमेंट की जो वैल्यू होगी उसकी एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं मानी जाएगी। और ये भी नहीं है कि शादी बेनिफिशियल है बच्चे के लिए, वो भी नहीं माना जाएगा, वो अपने बेसिस ऑफ सब्सिट्यूटिस के अंतर्गत रहेगा। जो भी कोर्ट उस पर अकॉर्डिंग टू एविडेंस जो भी डिसीजन देगी उसके अंतर्गत वो आएगा। ठीक है, इसमें राज रानी वर्सेस प्रेम अदीब
AIR 1949 बॉम्बे का केस है, इसको एक बार और समझ लीजिए। इस केस के द्वारा राज रानी वर्सेस प्रेम मंदिर। राज रानी एक डांसर थी, अच्छी डांसर थी, जिसको एक प्रोड्यूसर ने वो दिया, कॉन्ट्रैक्ट किया उसके फादर के साथ कि ऐसा है कि हम जो है आपके साथ कॉन्टेक्ट करते हैं कि आपकी लड़की जो है हमारे फिल्म में एक्टर होगी, एक्ट्रेस होगी। तो उस एक्ट्रेस के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया। बाद में ये पता चला कि वो माइनर है, तो उसने क्या किया, सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी दूसरे एग्रीमेंट कहा कि सपोर्टिंग में लगा दिया। यानी पहले मेन एक्ट्रेस थी राज रानी, बाद में उसको उसमें लगा दिया। तो फिर क्या किया, प्रोड्यूसर के खिलाफ राज रानी कोर्ट चली गई। कोर्ट गई तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे एग्रीमेंट हुआ था हमारे पिताजी से और ये बीच में हमको चेंज कर दिए, और कहे नहीं आप वो नहीं है, और कह रहे हैं कि आपका मेंटेनेबल नहीं है, आप माइनर थी इसलिए आपका केस मेंटेनेबल नहीं है। उसको इस केस में कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, आप जो है एनफोर्सेबल करा सकती हैं। क्यों? क्योंकि आपके बेनिफिट में है, माइनर के बेनिफिट में है, इसलिए एग्रीमेंट एनफोर्सेबल होगा। और उस प्रोड्यूसर के द्वारा जो आपको सपोर्टिंग में पहले मेन एक्ट्रेस का रोल दे रहा था, बाद में सपोर्टिंग एक्ट्रेस का रोल दिया, तो वो मान्य नहीं होगा। इसी तरह एक और केस है, उसमें नाम नहीं याद आ रहा है, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें एक बच्चा ITI टेक्निकल डिग्री के लिए वो करता है, अपनी फर्जी एज लगा देता है, और एग्रीमेंट होता है कि ठीक है हम तुम्हें ट्रेनिंग देंगे, अप्रेंटिस कराएंगे और तुम अपना वो करना, एग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में। बाद में पता चलता है कंपनी को कि अरे ये तो माइनर है, तो इसके साथ अप्रेंटिस कैसे हो सकता है, ये अप्रेंटिस के योग्य नहीं है, तो इसको हम अप्रेंटिस के लिए कॉन्ट्रैक्ट कैसे कर लिए। बाद में वो डिनाई कर जाता है, तो फिर वो माइनर कोर्ट जाता है, कहता है कि नहीं हम माइनर हैं, लेकिन वो हमारे स्किल डेवलपमेंट के लिए, हमारे बेनिफिट के लिए है, इसलिए इस एग्रीमेंट को एनफोर्स किया जाएगा। दैट पर्सन हैज कैन नॉट बी डिनाई एट एनी टाइम। वो डिनाई नहीं कर सकते कि नहीं हमारा एग्रीमेंट जो है ये एग्रीमेंट एनफोर्सेबल नहीं है और इनको मैं प्रशिक्षण नहीं दे सकता, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज है, माइनर एग्रीमेंट इज नॉट रेक्टिफिएबल। अगला इफेक्ट क्या हो सकता है माइनर एग्रीमेंट के, ये लिखते जाइएगा आगे। अगर माइनर एग्रीमेंट पे आएगा तो पूरा, अगर लॉन्ग क्वेश्चन मोहरी बीवी वर्सेस धर्मोदास घोष में आता है तो हमेशा आता रहता है, तो उसको लॉन्ग क्वेश्चन में आप इसको डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजों को। और जब लॉन्ग क्वेश्चन में सारी चीजें डिस्कस करेंगे तो मेरा प्रिजम्पशन है कि अच्छा मार्क्स आप लोगों को मिलेगा। ठीक है, आगे देखिए, माइनर एग्रीमेंट इज नॉट रेक्टिफिएबल, यानी माइनर एग्रीमेंट को किसी भी कसौटी से, जैसे मान लीजिए रेक्टिफिएबल नहीं है। रेक्टिफिएबल मतलब ये हो गया कि अगर कोई माइनर अपने बचपना में कोई एग्रीमेंट करता है और मेजर, जैसे मान लीजिए कि उसने एक लोन लिया, 10,000 का लोन लिया, माइनर एग्रीमेंट, माइनर था तब 10,000 का लोन लिया। बाद में बैंक क्या करता है, उसी लोन को अपडेट, जब वो मेजर हो जाता है तो उस लोन को अपडेट करते हुए और रेक्टिफाई कर देता है कि ये जो है इतना इतना लोन आज ले लिए, मेजर होने के बाद भी ले लिए। तो कोर्ट ने कहा नहीं, इस तरह का कोई भी फ्रॉड अगर ये अगेंस्ट माइनर है तो अलाउ नहीं किया जा सकता। यानी जो माइनर में कार्य कर दिया गया है उसको मेजर होने के बाद आप रेक्टिफाई करके, यानी उसके स्थान पर कोई दूसरा एग्रीमेंट सब्स्टिट्यूट करके उसको एनफोर्स नहीं करा सकते हैं। यानी 10,000 जो आपने पहले दिया था उसको भूल जाइए, जब वो मेजर हुआ है वो 10,000 दिए हैं उसी का केवल माना जाएगा। इसलिए एक पुराने लोन को रिकवर करने के लिए आपने 18 वर्ष के बाद जो लोन दिया कि दोनों को सबमिट करके 20,000 वापस ले लेंगे, वो नहीं हो सकता और उसको किसी भी कसौटी पर रेक्टिफाई नहीं किया जाएगा। इसमें एक केस लिख लीजिएगा, सूरज नारायण वर्सेस साखू। सूरज नारायण वर्सेस साखू 1928 इलाहाबाद, फुल बेंच का जजमेंट है। यानी किसी भी एग्रीमेंट को अगर वो माइनर के टाइम में किया गया है उसको बाद में रेक्टिफाई या सब्स्टिट्यूट, किसी एग्रीमेंट के द्वारा सब्स्टिट्यूट करके रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता। यानी जो पहले माइनर में है उसी को माना जाएगा और दूसरे को नहीं माना जाएगा। एक क्वेश्चन और है, एक क्वेश्चन लास्ट है, इफेक्ट ऑफ माइनर एग्रीमेंट में। इफ
अगर कोई व्यक्ति, अगर मैं जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को माइनर है, अगर हम फूड सप्लाई करते हैं, कोई फूड सप्लाई करते हैं, कुछ भी अगर सप्लाई करते हैं, नेसेसरीज, आप आगे पढ़ेंगे 68 सेक्शन 68 में कहता है नेसेसरी सप्लाई अगर करते हैं तो क्या वो रिकवरी योग्य है कि नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर किसी व्यक्ति को हम नेसेसरी चीजें सप्लाई करते हैं जो उसके जीवन यापन के लिए आवश्यक है, उस माइनर के जीवन यापन के लिए आवश्यक है, तो क्या उसको हम रिकवर कर सकते हैं कि नहीं। अकॉर्डिंग टू 68 सेक्शन 68, if a major person has been supplied in necessaries which is required for the life of the minor, तो क्या हो जाएगा, वो उसकी प्रॉपर्टी से आफ्टर मेजॉरिटी अटेनिंग द मेजॉरिटी ही कैन रिकवर। अगर जिस दिन वो मेजॉरिटी अटेंड कर लेता है उस दिन उसको क्या किया जाएगा, रिकवर किया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि एट द टाइम अगर मान लीजिए हम कर लिए तो बाद में हम उसको सप्लाई करने के बाद नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अब नेसेसरीज में क्या है, आप किसी बच्चे को माइनर हो गया, अनाथ हो गया है, तो आप लोग तो मेजर हो, अगर किसी बच्चे को माइनर है उसको आप कापी सप्लाई किए, कपड़ा दिए, कि उसका स्कूल में एडमिशन करा दिए, इट इज नेसेसरी। जब तक वो मतलब कोई डीएम एसडीएम या कोई पद पर नहीं आ जाता तब तक अगर आप सप्लाई करते हैं और एग्रीमेंट के अंतर्गत करते हैं कि जब तुम भैया अपना नौकरी पा जाना तो हमारा वापस कर देंगे जोड़ के, लेकिन जब तक तुम नौकरी नहीं पाए हो तब तक हम देते रहेंगे तुम्हें। ठीक है, उसके अंतर्गत अगर वो करता है, किताबें देता है, उसको फीस देता है, इस तरह की चीजें अगर देता है, खाने पीने की चीजें देता है, तो वो रिकवरेबल है। अब ऐसा नहीं है कि कहता है कि चलो ठीक है ऐसा है तुम कार ले लो, क्योंकि उसकी निगाह उसके 20 बीघा जमीन पर है कि 20 बीघा जमीन कैसे उस बच्चे से हड़प लिया जाएगा, और एक कार दे देता है, एक लग्जरी बाइक दे देता है, घड़ी दे देता है, मतलब अनाप शनाप चीजें जो एट टाइम उसको आवश्यकता नहीं है, अगर इस तरह की चीजें सप्लाई करता है, दैट विल बी नॉट नेसेसरी थिंग्स विच हैज बीन सप्लाइड टू द माइनर। उसको जो आवश्यक है, पढ़ाई, किताब, कॉपी, कपड़ा, भोजन, ये आवश्यक है, ये अगर सप्लाई करता है तो रिकवरेबल है। अगर इस तरह के अलग वस्तु अगर देता है तो रिकवरेबल नहीं है। वो 68 में आप इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इतना आज हो गया अनसाउंड माइंड का, ये माइनर का हो गया कंप्लीट। अनसाउंड माइंड जो है कल डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो वो व्यक्तिगत मैसेज करके या कॉन्टैक्ट हमारा फेसबुक पे है, आप कॉन्टैक्ट नंबर लेके मैसेज करके व्हाट्सएप से हमसे आप पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ये ध्यान रहे कि टाइम वो रहे, तो हम अगर व्हाट्सएप पर आप डाल देंगे अपनी प्रॉब्लम तो मैं उसको सॉल्व करके आप लोगों को दे दिया करूंगा। ठीक है, कोई अगर डाउट होती है तो। ठीक, अब कल जो है हम लोग अनसाउंड माइंड पे डिस्कस करेंगे और उसके आगे के टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन।